नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के साझा करने वाले हैं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल हो। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में, इसका कहने का अर्थ है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिकतम होता है। दोस्तों अगर मान लीजिए ये जो है हमारा प्रिज्म है, तो प्रिज्म में मान लीजिए ये हमारा प्रिज्म है और प्रिज्म में जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य जो है ना वो क्या होगा? अधिकतम होगा। मान लीजिए यहाँ से एक श्वेत रंग आ रहा है, एक जो है सूर्य के प्रकाश आ रहा है या फिर कोई किरण श्वेत रंग आ रहा है। तो श्वेत रंग जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें लाल रंग जो होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम जो है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होगा? बैंगनी का होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? बैंगनी है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य निम्न होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह निम्न होगा, कम होगा। ठीक है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात समझिए कि अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, किसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो विचलन सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम विचलन किसका होगा? तो सबसे कम विचलन लाल का होगा। तो विचलन की बात आए तो अपोजिट हो जाता है। ठीक है। चलिए, हाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो यहाँ पे जो पट्टी बनता है या कहे इसको वर्णपट बनता है यहाँ पे, तो इसमें सबसे बीच वाली रंग कौन सी होती है। तो बीच वाली रंग जो है वो हरा होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बीच में हरा होता है। ठीक है। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलके बने होते हैं। तो श्वेत रंग कितने रंगों से मिलके बने होते हैं दोस्त? तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलके बने होते हैं। बस को ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम है, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण का मान के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी और सीधा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो भाई समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, अनंत होगी। क्योंकि देखो ये तो मुड़ी होती नहीं है यार, ये तो क्या होती है? सीधी सीधी खड़ी होती है, ऐसे सीधा खड़ा होगा। अब कोई प्रकाश यहाँ से आएगा और यहाँ से टकरा कर वापस आता है, तो ये तो मुड़ा है नहीं, तो त्रिज्या क्या होगी? इसकी अनंत त्रिज्या होगी। त्रिज्या तो इसकी होगी नहीं। ठीक, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? अनंत होगा। अब ये मुड़ी होती तो कहा जाता कि हाँ ये कोई त्रिज्या पे ये झुकी हुई है, जहाँ यहाँ से दूरी उसका और यहाँ से दूरी इसका समान होगा केंद्र से, क्योंकि कोई गोला चीज़ में ना त्रिज्या होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी से उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसलिए तो हम कहते हैं A बराबर R/2।
ए बराबर क्या होगा, r/2 होगा। ठीक, यानी किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए कैसा होता है, देखिए अगर मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है तो इसमें क्या होगा, ये केंद्र होता है, यहाँ पे केंद्र होगा और यहाँ पे जो है ना ये फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा, इसके बीच में एक फोकस होता है। तो यहाँ से केंद्र से और इसके ध्रुव तक मिलने वाले को इसके क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है r। और ये फोकस तक जाने वाली दूरी को हम छोटा f से सूचित करते हैं, f। तो इसलिए ये जो r f जो है ये r की आधी होगी। ये जो f है, ये वाला जो f है ये r की क्या होगी, आधी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि f बराबर, यानी कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकस की दूरी जो है वो फोकस दूरी f, ठीक, जो वक्रता त्रिज्या r है उसकी क्या होगी, आधी होगी, यानी कि f बराबर r/2 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती में या हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में किसी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसका कहने का अर्थ यह है। ठीक है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में बाबू आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आभासी और सीधा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसी होती है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज क्या होगी, समांतर पुंज होगी, समांतर पुंज होगी। तो किरण पुंज हम जानते हैं किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी किरणपुंज क्या है, तो एक बिंदु से ये फैलती जाती है। अपसारी किरणपुंज एक बिंदु से होकर फैलती जाती है, ये क्या होता है, अपसारी किरणपुंज होता है। अभिसारी क्या होती है, तो एक बिंदु पे आकर मिलती है, एक बिंदु पे आके मिलती है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अभिसारी। कोई प्रकाश आ रही है, आकर एक बिंदु पे मिलती है, तो ये क्या कहलाता है, अभिसारी। लेकिन जो प्रकाश सीधे सीधे हैं और सीधी सीधी चलती रहती है, तो ये क्या कहलाती है, समांतर किरणपुंज। अच्छा, समांतर में एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं लेजर लाइट को। जो लेजर लाइट है वो देखते हैं ना, समांतर रूप से एक रेखा में चलती है, तो समांतर किरणपुंज होती है। तो सूर्य से आने वाली पुंज यानी किरणपुंज भी क्या होती है, समांतर किरणपुंज होती है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, इस बात को हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, किस धातु को चाकू से काटने पर कट जाता है। क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटने पर वो कट जाता है। तो हम जानते हैं सोडियम क्या है, सोडियम एक मुलायम धातु है। सोडियम एक मुलायम धातु है और सबसे बहुत क्रियाशील भी होता है। सबसे क्रियाशील नहीं, उससे पोटेशियम क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम होता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि जो सोडियम है, सोडियम बहुत मुलायम धातु है, इसे चाकू से काटने पर भी कट जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो वो भी सोडियम में होगा। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा, हम जानते हैं कि जो धातु होता है ना, तो धातु की जो प्रकृति होती है वो विद्युत का सुचालक होती है, धातु, ठीक है, और अधातु विद्युत के कुचालक होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि बताइए कि कौन सा अधातु जो है वो है तो अधातु, लेकिन फिर भी उसमें विद्युत का चलन होता है अपवाद में रूप में। तो ये जो है ग्रेफाइट हमारा आंसर होगा। जो आप जिस पेंसिल से आप लिखते हो ना, उसमें ग्रेफाइट का छड़ लगा होता है, और बाबू उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। एक जगह से दूसरी जगह विद्युत उसमें प्रवाह करता है। जैसे लोहा, तांबा, इन सब धातुओं में जैसे विद्युत का प्रवाह होता है, चांदी में, इसी तरह से ग्रेफाइट जो है ये अधातु है, फिर भी इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है।
अच्छा जी, ये तो न्यूरॉन हो गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हम 16 नंबर में क्वेश्चन लिए हैं कि ब्रीक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? ब्रीक, तो ब्रीक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होगा वो नेफ्रॉन होगा। याद रखिएगा, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आप मिस्टेक मत कर जाइएगा। न्यूरॉन क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कॉर्ड या होता है ना, वो उसकी जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है, जो मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र लगे थे। तंत्रिका देखे हैं, तंत्रिका उत्तक कैसा होता है? इस तरह से तारानुमा संरचना होता है, ठीक है, तो यही न्यूरॉन होता है। तो तंत्रिका तंत्र के जब पूछेगा ना, तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो वो हो गया क्या? न्यूरॉन। और जब आपसे पूछेगा कि ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगा, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की कुछ ऐसे इस तरह से फोटो होती है, इस तरह से आता है, इस तरह से आप देखे होंगे, किताब में दिया है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, मतलब सॉरी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्रिया किन किन में होती है, ये कह रहा है। क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि किन में हो रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, किन में हो रहा है, किन में क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधों में होती है। जो पौधे होते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए वो स्वपोषी होते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे द्वारा किया गया था। फैराडे हमारा आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे किया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय चुंबक बने होते हैं। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय जो है ना, ये नर्म लोहा के बने होते हैं, नर्म लोहा, ठीक है, नर्म लोहा हमारा आंसर होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो किसके द्वारा होती है? विखंडन के द्वारा होती है। अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि किसके द्वारा, किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन विधि द्वारा ये चीजें संपन्न हो पाती है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होती है। अंडाणु किसमें निषेचित होती है? फिलिपियन नलिकाओं में, या फिलिपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, इसमें जो है अंडाणु निषेचित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हुए हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य है वो क्षार धातु है, और दूसरे वर्ग के सदस्य को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा क्षार धातु, ठीक है, आंसर क्या होगा? क्षार धातु, ठीक है, हमारा आंसर होगा क्षार धातु। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या यानी वर्गों की संख्या पूछा है, तो 18 वर्ग है, ठीक है। समूह या वर्ग एक ही होता है, याद रखिएगा, समूह कहने का अर्थ वर्ग है। वर्गों की संख्या क्या होगी? 18 होगी, याद रखिएगा, यहाँ पे कहने का अर्थ है वर्ग, ठीक है। वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो 18 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, पीतल है। तो पीतल क्या है दोस्त? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलाने से जो धातु बनता है वो मिश्र धातु कहलाता है। जैसे हम स्टेनलेस स्टील को लेते हैं, ताकि क्योंकि ये जो है ना, हमारे घर में हमेशा उपयोग होता है, आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में ये उपयोग, क्योंकि ये पॉपुलर एक पात्र होता है, मतलब पॉपुलर धातु के पात्र बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। तो इसकी ये बहुत बढ़िया उदाहरण है समझने के लिए। ये क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब 2 या 2 से अधिक इसमें धातुओं के मिश्रण से ही बने हैं। कौन कौन से आखिर किसके स्टेनलेस स्टील किसके बने होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल के बने होते हैं दोस्त। किस चीज़ के? लोहा, क्रोमियम और निकेल के ये मिलके बने होते हैं। इसी तरह से पीतल जो है ना, पीतल जो है वो जस्ता और तांबा का बना होता है, यानी कि Zn प्लस Cu, कॉपर और जिंक के ये बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? देखिए, एक तो धातु पूछेगा आपसे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। देखिए, धातु हो या अधातु,
धातु और अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए नहीं जाते हैं। मतलब कि जो धातु जो है, धातु तो कठोर होता है, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं पाते। और अधातु में भी, ठीक है, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक धातु ऐसा है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो धातु है। याद रखिएगा, वो क्या है, धातु है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सा अधातु, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन। देखिए, कमरे के ताप पे जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है वह है पारा, जिससे हम Hg से सूचित करते हैं, या इसे हिंदी में मरकरी कहते हैं। और इसकी जो परमाणु संख्या है ये 80 होता है। इसी तरह से जो ब्रोमीन है, ये जो है ये अधातु है, ये धातु है। ये क्या है, ये पारा जो है ये क्या है, ये धातु है। लेकिन ये जो है, ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन क्या है, अधातु है। देखिए यहाँ पे है अधातु, ब्रोमीन अधातु है, जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो जब धातु पूछेगा आपसे तो क्या मारना है, पारा। जब अधातु पूछेगा तो मारना है ब्रोमीन। ठीक है, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है, ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो C6H12 O6 होता है। यानी C6 गो, H12 गो और O6 गो मिलके एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण करेगा। आगे क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, देखिए ये जो मेथनोइक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल है, ये किस में पाया जाता है, तो चींटी, हाड़ा या फिर बिढ़नी के डंक में जो है वो, या फिर कहा जाए कि उन जो काटती है तो वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, जिसके वजह से हमारा जिससे जहाँ पे काटती है ना, जैसे चींटी या फिर हाड़ा बिढ़नी वगैरह मारता है, तो वहाँ पे फूल जाता है, सूजन आ जाती है इसी अम्ल के कारण। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर।